Okay, a very good afternoon to all of you. This is our beautiful channel कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। इसमें अपन ओहम्स लॉ और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 पॉइंट क्लियर करने हैं हमें। तो ओहम्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको आना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है पोटेंशियल। नोटबुक और पेन निकाल लो और रिटर्न नोट्स बनाना शुरू कर दो। रिटर्न नोट्स बनाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल, पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। कई की कैपेसिटी? एनर्जी, एनर्जी की कैपेसिटी। मतलब क्या? द लेवल ऑफ एनर्जी, द लेवल ऑफ एनर्जी at a point is called potential। उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। सपोज आपको क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलोम इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आना है। तो ये चार्ज आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आओगे तो जितना भी वर्क डन होगा उसे कहते हैं पोटेंशियल। तो 1 कूलोम की जगह अगर आप Q कूलोम लाओगे तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन to bring a charge Q from infinity to A per unit charge, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो ऐसे ही अगर पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का डिटरमाइन किया जाता है बच्चों, पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का डिटरमाइन किया जाता है। तो एक टर्म होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो इधर समझ गया, ये लॉजिकल डेफिनेशन है। द लेवल ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। और इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है तो चार्ज आपको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। जितना भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है बच्चों। तो ये सपोज पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो आप क्या कर रहे हो? A से B पर चार्ज प्लस Q मूव कर रहे हो तो कुछ वर्क होगा। तो कितना वर्क होगा? वो वर्क फ्रॉम A टू B एंड डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल। चेंज कैसे आप फाइंड आउट करते बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन है? B। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इनका जो यूनिट है वो रहता, वर्क इज मेजर्ड इन जूल, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलोम, जूल पर कूलोम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्ट, मिली होल्ट, माइक्रो होल्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल पढ़ना है तो एक काम करो, आप मेरे चैनल पे चले जाओ, कोटा पैटर्न साइंस वाला, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट में फील द फिजिक्स विद साजिश सर नाम की एक प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर पहला वीडियो है, उसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो एक बार देख लो, पूरा डिटेल्ड आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इतना आपका सिलेबस तो होगा। तो दिस इज अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पॉज कर इसको लिख लो आराम से। हो गया? चलो ठीक है, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अभी और 2 टर्म है बच्चों। एक टर्म ऑलरेडी अपनी हो गई वाली है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। रिवाइज कर लेंगे फटाफट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर।
ठीक है ना, और ये स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है, ऑलरेडी अपना हो चुका है, ये रिवाइज कर लिया मैंने। और एक होता है बच्चों रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस का भी ऐसे ही है, उस प्लेलिस्ट में रेजिस्टेंस का जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, करंट का भी आएगा और रेजिस्टेंस का भी आएगा, आप देख लो डिटेल जानना हो तो। रेजिस्टेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है मतलब करंट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ये जो कंडक्टर है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोजिशन करता है, जो अपोज वो करता है, इसको रोकता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और डिटेल डिस्कशन आपको उसमें मिल जाएगा, वो लेक्चर में, उस सीरीज में, फील द फिजिक्स विद साजिद सर में। तो ये जो अपोज करता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस का थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, इसका जो सिंबल होता है आर होता है, और इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है ओहम, और ओहम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो करंट पता है आपको ऑलरेडी, और रेजिस्टेंस मतलब जो करंट फ्लो हो रहा उसे जो कंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर और उसका यूनिट है ओहम। फटाफट नोट कर लो। फिनिश। चलो, तो अब अपन रेडी है कि हम ओहम्स लॉ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ओहम्स लॉ क्या होता है बच्चों, देखो हेडिंग लगा लो, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, तो एक साइंटिस्ट थे ओहम, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, रिलेशन फाइंड आउट किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो ऑब्वियस सी चीज है बच्चों, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है बच्चों। उस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, अब देख लो एक बार। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हीट फ्लो ज्यादा होगा। वैसे ही चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी एक चीज याद रखो, चार्ज जो होता है ना बच्चों, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा फ्लो होगा, और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी दो टाइप की होती है बच्चों, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यक्स और वाई का सपोज आप रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, यक्स बढ़ जाने से वाई भी बढ़ता है, यक्स कम होने से वाई भी कम होता है, तो ये दोनों में जो रिलेशन होता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और यक्स बढ़ने से अगर वाई कम होता है और वाई बढ़ने से अगर यक्स कम होता है, उल्टा रिलेशन, तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अभी इधर देखो, सपोज ये एक कंडक्टर है, इमेजिन करो इधर मैंने क्या किया, 10 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो इसमें जो करंट है ना बच्चों, ये जो फील्ड है 10 वोल्ट की फील्ड है समझो, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, समझो इसके वजह से करंट आ रहा है 1 एम्पियर। तो अभी दूसरा कंडक्टर लेंगे हम, आइडेंटिकल कंडक्टर लेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, 10 के बजाय 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा, 2 एम्पियर। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना करंट ज्यादा। तो एक ज्यादा दूसरा भी ज्यादा, एक कम दूसरा कम, तो रिलेशन कैसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point is directly proportional to current flowing between 2 point, और current is directly proportional to the potential difference। but ये कब सही होता है, जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर, प्रेशर,
डेंसिटी, ये सब चीजें, मटेरियल, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। बिकॉज टेम्परेचर की वजह से भी करंट वेरी हो सकता। कैसे वेरी हो सकता? टेम्परेचर की वजह से एनर्जी बढ़ जाती, टेम्परेचर बढ़ने पे एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी बढ़ जाती मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो वो ज्यादा स्पीड से मूव होगा। तो टेम्परेचर अपने को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, इफ फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में लिख लेता मैं, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, टेम्परेचर, लेंथ, मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, लेंथ, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ conductor remains constant, then current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across it। ठीक है, if physical state of conductor, temperature, length, material, area of cross section of conductor remains constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। देखो यार, बहुत इजी सी चीज है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम उतना करंट कम। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, V is directly proportional to I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करना पड़ेगा, V is equal to I into R। दिस R is कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट रहता, एक प्रोसीजर है ना प्रोपोर्शनल को इक्वल करने का, कांस्टेंट लेना पड़ता। दिस R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अभी देखें ना अपन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता बच्चों, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है बच्चों रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। ओहम साइंटिस्ट के नाम पर, और इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, ओहम। ठीक है ना, और उसका सिंबल है ये। तो अभी यहां से क्या लग रहा है अपने को कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन बच्चों ये गलत है, रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे डिपेंड नहीं करता। यहां से तो लग रहा है ना सर। अभी एक चीज याद रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी मास पे डिपेंड है क्या, नहीं। डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है क्या, नहीं। डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है। डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। वैसे ही रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 मटेरियल, अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नंबर 2 टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर भी चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नंबर 3 एरिया, और नंबर 4 लेंथ। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है, सिल्वर का अलग है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता, एरिया क्या है उसका उस पर डिपेंड करता, और लेंथ पे डिपेंड करता। सो दिस इज ऑल अबाउट ओहम्स लॉ। अभी इसमें क्या करते बच्चों, हम ग्राफ प्लॉट कर लेते। ठीक है ना, तो ग्राफ कैसे आएगा देखो, इधर देखो ग्राफ कैसे आएगा। इधर क्या करेंगे अपन, वोल्टेज ले लेंगे और इधर करंट ले लेंगे, तो इसको बोलते वी आई ग्राफ। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वी आई ग्राफ। तो जब करंट 0 वोल्टेज 0, करंट 1 वोल्टेज 1, करंट 2 वोल्टेज 2, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अभी इस ग्राफ का अगर आप स्लोप लोगे, स्लोप क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल होता है ना,
थीटा, तो स्लोप, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप इज डिनोटेड बाय यम एंड इट इज इक्वल टू tan थीटा। 10th मैथमेटिक्स में आपको होगा ये, स्लोप इज डिनोटेड बाय यम, और ये जो एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan वैल्यू मतलब क्या होता है, स्लोप। और स्लोप का और एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इधर देखो, इधर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, मतलब इधर क्या है v, इधर क्या है v, और ये कोऑर्डिनेट क्या है x, ये कोऑर्डिनेट क्या है x, इधर क्या है i, x इज इक्वल टू i, मतलब स्लोप यम बरोबर क्या होगा बच्चों, यम इज इक्वल टू y क्या है यहाँ पर v डिवाइडेड बाय x क्या है यहाँ पर i। तो स्लोप बरोबर हो गया, स्लोप ऑफ vi कर्व इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय इधर देखो, अभी v डिवाइडेड बाय क्या है, v डिवाइडेड बाय क्या है, r। तो स्लोप ऑफ vi कर्व क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ vi कर्व क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। चलो ठीक है। अभी इसके बाद जो कंडक्टर होते हैं उसके दो टाइप होते हैं बच्चों। एक कंडक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, उन्हें कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो देखो कंडक्टर, फटाफट रिवाइज कर लेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर विच ओबे जो फॉलो करते हैं ओहम्स लॉ। तो जो ओहम्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है, जिनका वी ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वी ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल, अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वी कर्व इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आता। क्या आता बच्चों, रेजिस्टेंस आता। ओके, और आप किधर भी जाओ ये एंगल थीटा चेंज होता क्या, नहीं, मतलब वोल्टेज आप ज्यादा करो कम करो, करंट ज्यादा करो कम करो, ये थीटा वैल्यू चेंज हो रही क्या, नहीं, मतलब स्लोप चेंज हो रहा क्या, नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट। और दूसरा होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर, मतलब इट डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता। तो इसके लिए जो वी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वी ग्राफ। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ये है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी एक फील्ड है, मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कुछ भी चल रही है सब ये सेमीकंडक्टर पे चल रही है। इसकी कंडक्टिविटी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी, मतलब ये सेमीकंडक्टर मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का काम कर सकता है, मतलब अपने हाथ में है कि इसका यूज कैसे करना है, कंडक्टर की तरह करना है या इंसुलेटर की तरह करना है। तो इसकी कंडक्टिविटी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करता, तो ये क्या हो गया, नॉन ओहमिक कंडक्टर, या इसको सेमी कंडक्टर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो पॉज करके नोट कर लो, ये हो गया। चलो ठीक है, अभी इसके बाद देखेंगे बच्चों हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। अभी मुझे एक चीज बताओ बच्चों, समझो ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, इसका एरिया सेम है बच्चों, इसका एरिया सेम है। तो इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। अभी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है, तो इसका रेजिस्टेंस है सपोज R1,
इसी इलेक्ट्रॉन को सपोज यहां से यहां तक जाना है, इसका रेजिस्टेंस है R2। अभी ऑब्वियस है कि अपोजिशन किसमें ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा होगा, ज्यादा एटम्स के अपोज में काम करके उसको आगे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम। एक कम दूसरा कम, एक ज्यादा दूसरा ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट एक चीज नोट करो, दोनों का एरिया कैसा था, कांस्टेंट था। इसमें क्या किया हमने, एरिया कांस्टेंट रखा, लेंथ वेरी किया। अभी क्या करेंगे अपन, लेंथ कांस्टेंट रखेंगे, लेंथ कांस्टेंट रखेंगे और एरिया वेरी करेंगे। लेंथ कांस्टेंट रखेंगे और एरिया वेरी करेंगे। ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली ले लो आप। सपोज ये यल है तो ये भी क्या है, यल। दोनों की लेंथ कैसी है, इमेजिन करो सेम है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, जो कि ज्यादा है। अभी इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। इधर क्या था बच्चों, R2 इज ग्रेटर देन R1। वाई, बिकॉज L2 इज ग्रेटर देन L1। तो अभी यहां बताओ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करंट को आप वाटर की तरह इमेजिन करो, तो ये पाइप बड़ा है, इसमें से पानी इजी चले जाएगा आगे, तो उतना अपोजिशन होगा क्या, नहीं। लेकिन इधर अपोजिशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज एरिया कैसा है, कम है। इसलिए बारीक पानी में प्रेशर कैसा आता, ज्यादा आता, बिकॉज उधर अपोजिशन कैसा रहता, ज्यादा रहता। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका अपोजिशन कम, और एरिया कम अपोजिशन ज्यादा, एरिया ज्यादा अपोजिशन कम। तो रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इधर कैसा है, R1 इज ग्रेटर देन R2। व्हाई, बिकॉज A1 इज लेस देन A2। तो ये इनवर्स होगा ना बच्चों। तो ये रिलेशन कैसा था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसलिए बच्चों, जो घर में अपने मोटर होती है पानी की, या सेगड़ी होती है, सेगड़ी समझते हैं ना बच्चों आपको, जिसपे खाना वगैरह कुकिंग की जाती है, उसके लिए जो वायर यूज होता है ना, वो जाड़ा वाला वायर होता है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहता, बड़ा रहता, ज्यादा रहता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहता, ठीक है ना। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन करो, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करो। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R मतलब रेजिस्टेंस, L इज लेंथ ऑफ वायर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर के इस एरिया का कुछ भी रोल नहीं होता बच्चों। इसका क्या फायदा, वायर का तो एरिया ये फायदा है ना, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसको अपन अभी इक्वल करेंगे, हर एक में ये कॉमन स्टेप होती है। R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है ना, विजिबल है ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो इधर रो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। रो एक कांस्टेंट है, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये भी बच्चों डेंसिटी की तरह, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसे नाइक्रोम मटेरियल होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। और इधर से क्लियर दिख रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। तो अभी रो एक कांस्टेंट हो गया। अभी ये नीचे का इधर आके ऊपर आ जाएगा बच्चों, क्या होगा, RA इज इक्वल टू रो L, समझ रहा ना। तो अभी क्या करेंगे, लेंथ को इधर भेज देंगे, तो रो बरोबर क्या हो जाएगा, RA डिवाइडेड बाय L। अभी बताओ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर, ओहम मीटर, या इसे कहते हैं सीमेंस। ओहम मीटर को क्या कहते हैं, सीमेंस, सीमेंस, ओहम मीटर या सीमेंस, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसा आएगी देखो, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। सपोज एक वायर है जिसका एरिया कितना कर दिया हमने, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना कर दिया, 1 मीटर। सपोज ये वायर है ऐसा, ठीक है ना, और इसकी जो लेंथ है
लेंथ हो गई 1 मीटर और ये जो एरिया था ये एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इक्वेशन में, ये दोनों वैल्यूज इधर पुटअप करो, रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर, ये वन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मतलब ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए आप, लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ 1 मीटर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अभी एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेंगे बच्चों कि इफ सपोज, एक शॉर्टकट फॉर्मूला नीट के लिए आपके लिए, इफ सपोज क्या किया हमने, इफ नोट लिखो, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज n टाइम्स, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज n टाइम्स, मतलब ये इनिशियल लेंथ थी इसकी, ये वायर की L1, ठीक है, इसको स्ट्रेच किया आपने ऐसा, तो ये वायर ऐसा हो गया, ठीक है, उसका एरिया कम होगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया कम होगा। तो ये लेंथ अपने कितने टाइम्स स्ट्रेच किया उसको, n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट गिरेगा, इसका रेजिस्टेंस लेंगे अपन R1, इसका रेजिस्टेंस लेंगे अपन R2। तो इफ L2 बराबर n L1 करे तो R1 और R2 में रिलेशन क्या आएगा, ठीक है, देखेंगे अपन एरिया का। अभी वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम लेंगे V1 और इसका वॉल्यूम लेंगे V2। फिजिक्स में हमेशा याद रखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला यूज होता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नॉर्मली ये फॉर्मूला रहता, लेंथ इंटू ब्रेथ का जगह क्या रखते, एरिया, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ, ऐसा ही फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आया कि एक चीज याद रखो, एरिया इंटू लेंथ यूज होगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया अपन कंसीडर कर लेते हैं A1 और इसका एरिया कंसीडर कर लेते हैं A2, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ, तो इसका एरिया कितना है A1, लेंथ कितनी है L1, इसका एरिया कितना है A2, लेंथ कितनी है L2, सॉरी लेंथ कितनी है L2, फिनिश। अभी देखो L2 के जगह क्या रखने आता, L2 के जगह रखने आता n L1, तो ये A1 L1 A2, L2 के जगह क्या रखेंगे n L1, तो L1 कैंसल, तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये n इधर ला लो, A1 डिवाइडेड बाय n, ये हो गया A2 और ये हो गया L2। तो अभी अपन रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। अभी मुझे बताओ, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी क्या, नहीं, रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती, मटेरियल चेंज हुआ क्या, नहीं, तो रजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या करेंगे अपन, रजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू रजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो, इसको इधर ले लो, RA डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, RA डिवाइडेड बाय L। तो पहले वायर की रजिस्टिविटी क्या होगी, R1 A1 डिवाइडेड बाय L1, दूसरे वायर की R2 A2 डिवाइडेड बाय L2, R1 को R1 रहने दो, A1 रहने दो, L1 इज इक्वल टू R2 को वैसे ही पुटअप कर दो, इंटू A2 के जगह क्या रखने आता बच्चों, ये देखो A2 की जगह A1 डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय, L2 के जगह क्या रखने आता n L1। अभी इजी हो गया, ये R1 सॉरी रियली सॉरी, R2 ये R1, ये A1 कैंसल, ये L1 कैंसल, n कैंसल नहीं होता, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर, n इंटू n स्क्वायर, और वो n स्क्वायर उठा के इधर एक स्टेप बढ़ा देंगे,
R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो R2 बरोबर n स्क्वायर R1, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ लेंथ इज डबल्ड, then resistance of such wire which is doubled is 2 square R1, मतलब कितना हो जाएगा 4R1, R2 is equal to 4R1, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड देन रेजिस्टेंस R2 is equal to 3 square R1, 9R1। तो ऐसे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो यार इस तरह से ये सब चीजें आपने कंप्लीट कर ली। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बच्चों वो प्रॉब्लमेटिक होगा, पॉज करके ये सब चीजें नोट कर लो और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार। वहां पर बहुत से फील द फिजिक्स विद साजिद सर प्लेलिस्ट में बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छे अच्छे लेक्चर है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का लेक्चर आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो एक बार जाके प्लीज देख लो, ठीक है। यहाँ पर हम रुकेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।